कैसे हैं आप सब। मैं सीए गुरु गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। होप सो सब आप सबकी पढ़ाई जो है वो बहुत बढ़िया चल रही होगी दोस्तों, है ना। और मेरी भी पढ़ाई बढ़िया चल रही है। चलिए बहुत बढ़िया, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। हमारा आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर सेशंस रिलेटेड टू व्हाट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हमने कवर कर लिया था दोस्तों, दैट इज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला था एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकेंड था जो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट रूल्स रिगार्डिंग व्हाट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो आज का सेशन जो है वो बहुत ही बढ़िया है। इसमें आपको जो डिस्कस करना है आज वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर एग्जाम में आए हुए दोस्तों, उससे रिलेटेड जो है वो आज अपना डिस्कशंस रहेगा, ठीक है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सेशन करने से पहले जिसने भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के दो सेशन जो मैंने, दैट इज वन इज एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकंड इज व्हाट कॉल्ड एज रूल्स रिगार्डिंग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, नहीं कवर किया है तो वो कवर कर लेंगे, राइट। आधे आधे घंटे का सेशन, तो 1 घंटे में आपका जो है दोस्तों कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। और इसके बाद अगर आप ये सेशंस कवर करोगे तो आपको जो है प्रैक्टिकल अप्रोच भी मिलेगा और अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है वो बढ़ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो है। ओके, तो पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, ये रहा। व्हाट इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों नवंबर 2018 में 7 मार्क्स के लिए आया हुआ है। कोई भी केस स्टडी नहीं है इसमें, स्ट्रेट वे क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो आपको इसमें बताना है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है और दूसरा जो है दैट इज एसेंशियल्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है दोस्तों, राइट। तो चूंकि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अपना कवर हो रहा है कहां पे दोस्तों, सेक्शन नंबर 31 में। तो सबसे पहले आपको सेक्शन नंबर 31 यहां पे लिख देना। अब आप बोलो सर क्या सेक्शन नंबर लिखना इंपॉर्टेंट है? अब आपको समझ में आ गया होगा, सेक्शन नंबर लिखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, बट सेक्शन नंबर अगर आप याद रखते हो तो इजी हो जाता है आपके लिए कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में होल्ड करना, राइट। तो सेक्शन 31 ऐसे आपको याद करने की जरूरत नहीं, अगर आप लॉजिकली जाओगे ना मेरे सेशंस के थ्रू जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो सेक्शन नंबर आपको अपने आप याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, राइट। ओके, नाउ अब सेक्शन 31 पे चलो आ ही गए, तो सेक्शन 31 एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या बोलता है दोस्तों। बोलता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मींस कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट दैट इज कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। यही था सेक्शन 31। स्ट्रेट वे आपने लिख देना है। देखो आपका जो आईसीआई है वो भी सेक्शन को एज इट इज लिख रहा है, तो आपको किसने बोल दिया है कि सेक्शन नंबर नहीं भी लिखा तो चलता है? जिसने भी बोला है वो गलत बोला है दोस्तों, राइट। सेक्शन नंबर जहां तक पॉसिबल हो आप कोट करने की कोशिश करें, सेक्शन नंबर्स को एक्सप्लेनेशन जहां तक हो सके आप एज इट इज कोट करें। नहीं अगर समझ में आ रहा है उसकी वर्डिंग्स, बैरेक्ट की वर्डिंग, तो फिर आप अपनी वर्डिंग लिख लीजिए, बट लॉजिकली आपकी जो स्टेटमेंट स्ट्रक्चर है वो एज इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट व्हिच इज बीइंग अपीयर्ड इन दैट बेयर एक्ट, राइट। यस, तो मैं बहुत सिंपल बोल रहा हूं दोस्तों कि एज सच लिटरली आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिख सकते हो तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं लिख सकते हो तो एटलीस्ट आपका जो राइटिंग स्किल है, जो प्रेजेंटेशन है, जो स्टेटमेंट है वो लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए। क्लियर? यस। अब ये जो बोला इसने एसेंशियल्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, अब बताओ ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? ये भी कॉन्सेप्ट दोस्तों सेक्शन नंबर 31 से ही आया है, पर अब ये बोल रहा है कि जो सेक्शन, ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो सेक्शन 31 ने लिटरली बोला हुआ है उसी को आप अपने वर्डिंग्स में एक्सप्लेन करो। सेक्शन 31 का ही एक्सप्लेनेशन जो है वो एसेंशियल्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, अल्टीमेटली वो और बाकी कुछ भी नहीं है, राइट। तो अब अगर सोचो मैं आपको सेक्शन को कोट नहीं कर रहा हूं, सेक्शन का रेफरेंसेस नहीं दूं, तो आपको अब जो है ना वो बिना लॉजिकल के याद करना पड़ेगा एसेंशियल्स क्या थे। और जबकि फैक्ट ये है कि अगर आपके दिमाग में सेक्शंस हैं, सेक्शंस के स्टेटमेंट है, तो आपको एज सच कहीं और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना।
कितनी बढ़िया बात है कि देखो एक काम से ही अपने सारे काम हो रहे हैं। तो अपने को ऐसा काम करना है दोस्तों कि एक बार वो चीज कर लिया तो उससे रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाए, राइट। तो पहला देखो क्या आ रहा है, मैं देखो ये जितने भी यहाँ पे डी पॉइंट दिए गए ए टू डी, राइट, ये आपको पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 31 से लिंक अप कराता हूँ। देखिए पहला बोलता है द परफॉर्मेंस ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वुड डिपेंड अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट और कंडीशन। क्या बोल रहा है इसने, परफॉर्मेंस। चूंकि मैंने एग्जाम्पल दिया था, राइट, और सेम एग्जाम्पल को लेके चल रहे, एग्जाम्पल अपन चेंज नहीं कर रहे। ये बोला था ए बी से कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, कल का एग्जाम्पल ले रहा हूं, अगर आप सी से मैरिज करते हो, राइट, यस। तो इसमें क्या आ गया, देखो यहाँ पे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मींस कॉन्ट्रैक्ट टू डू। टू डू का मतलब क्या हो गया, मैरिज आप कर रहे हो। नॉट टू डू मतलब डोंट डू मैरिज, राइट, यस। तो टू डू मतलब क्या हो गया, यू आर डूइंग मैरिज, राइट, यस। एंड डोंट नॉट टू डू का मतलब क्या हो गया, यू आर नॉट यस डूइंग व्हाट, मैरिज, यस और नो, यस। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने वाला या कॉन्ट्रैक्ट ना करने वाला, चाहे वो कुछ भी हो, डजंट मैटर। इफ सम इवेंट मतलब ये मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यहाँ पे लिखा डज नॉट हैपन, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, अनसर्टेन इवेंट। बट अनसर्टेन इवेंट कौन सा दोस्तों, अगर अनसर्टेन इवेंट लिख दिया तो ये डज और डज नॉट हैपन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, इफ सम अनसर्टेन इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट। कोलैटरल का मतलब क्या हो गया, दैट इज लिंक्ड विद द कॉन्ट्रैक्ट बट टोटली इंडिपेंडेंट, इट शुड नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द विल ऑफ द प्रोमिसर। तो यहाँ पे देखिए वही चीज को एक्सप्लेनेशन किया है। अब मैं आपको यहाँ पे आज के सेशन में ये बता रहा हूँ कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया, 3 तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों एग्जाम में। नंबर 1 ये पूछ सकता है स्ट्रेट वे क्वेश्चन इस तरीके से, व्हाट इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग व्हाट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेट वे क्वेश्चन आ गया, या तो क्या पूछ लेगा, केस स्टडी पूछ लेगा। केस स्टडी पूछने का अगेन वो फॉर्मेट मैंने आपको बताया, पहला फैक्ट ऑफ द केस एंड इशू ऑफ द केस, ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन से मिल जाएगी। 3 चीजें आपको आंसर में लिखना है, इसके अलावा प्रोविजन ऑफ द लॉ, थर्ड इज एनालिसिस एंड फिफ्थ इज द फाइनल आंसर। आपका केस स्टडी भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है एसेंशियल्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, देखिएगा लिखा है परफॉर्मेंस ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये शब्द लिया है इसने यहाँ से, कॉन्ट्रैक्ट टू डू। टू डू का मतलब क्या होता है, अगर मैं सिर्फ फोकस करूं टू डू और नॉट टू डू, तो टू डू का मतलब ही क्या हो गया, परफॉर्मेंस। टू डू का मतलब क्या हो गया, परफॉर्मेंस। ये बोलता है परफॉर्मेंस ऑफ द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वुड डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सब इवेंट, मतलब ये अनसर्टेन इवेंट। तो पहला पॉइंट इसने क्या बोल दिया कि द परफॉर्मेंस ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी डिपेंडेंट अपॉन अनसर्टेन इवेंट। पहला जो पॉइंट इसने निकाला है इसी सेक्शन से निकाला है, अलग से नहीं निकाला। फिर दूसरा क्या बोलता है, ये बोलता है ये जो अनसर्टेन इवेंट है, क्या बोला इसने, पहला क्या बोल दिया कि ये जो परफॉर्मेंस है टू डू और नॉट टू डू है, दैट शुड बी डिपेंडेंट अपॉन दिस अनसर्टेन इवेंट। अब इसी में दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, दैट अनसर्टेन इवेंट मस्ट बी कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट। दैट मींस व्हाट, कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया, नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या होना चाहिए, लिंक्ड होना चाहिए बट इंडिपेंडेंट होना चाहिए। द इवेंट शुड बी नीदर परफॉर्मेंस प्रॉमिस्ड नॉर अ कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस। लिंक होना चाहिए, आ रहा है बात समझ में, यस, बट इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया, यस, नीदर परफॉर्मेंस प्रॉमिस, मतलब उसके जो प्रॉमिस का जो कंसिडरेशन है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। आ रहा है बात समझ में, यस। कहने का मतलब ये जो आप मैरिज बोल रहे हो ये टोटली अलग चीज है और ये 1 लाख रुपए देना अलग चीज है। पर ये 1 लाख कंडीशनल है। क्या कंडीशनल है कि अगर शादी हो जाएगी तो मैं 1 लाख दूंगा, इसलिए वो लिंक्ड है, बट ये टोटली इंडिपेंडेंट। इस 1 लाख का इस मैरिज से जो है दोनों अलग अलग चीज है। अगर मैरिज करेगा ये बी का इंटेंशन है, ए का इंटेंशन है, क्योंकि 1 लाख रुपए देने वाला कौन है दोस्तों, ए है, और शादी करने वाला कौन है, बी है। तो बी अपने थॉट प्रोसेस से शादी करेगा और ए जो है 1 लाख रुपए तब देगा जब शादी हो जाएगी। बस इतना सा लिंक है। आ रहा है बात समझ में, यस। बट ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 1 लाख रुपए के लिए भी अपना जो है यस इवेंट जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इवेंट इज टोटली इंडिपेंडेंट। आगे बात समझ में, यस, पिक्चर क्लियर है, बहुत बढ़िया। ओके, तीसरा आता है कंटिंजेंट इवेंट शुड नॉट बी मेयर विल ऑफ प्रोमिसर। सिर्फ
प्रोमिसर के कारण बी अपना थॉट प्रोसेस अगर चेंज कर लेता है तो वो कभी कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो सिर्फ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होगा। आई होप आई एम क्लियर। यस, तो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कब होगा दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, जब कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी हो जाएगा जब प्रोमिसी का अनसर्टेन इवेंट या किसी भी प्रकार से जो अनसर्टेन इवेंट है ये टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट हो, तभी कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ओके, थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। एंड फोर्थ क्या बोला, इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। तो उसने यहाँ पे बोला ये कि हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट, इट मींस दैट द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। वेयर द इवेंट इज सर्टेन और बाउंड टू हैपन, द कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू टू बी परफॉर्म्ड, देन इट इज नॉट अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आई एम क्लियर। यस, क्वेश्चन नंबर 2 आता है दोस्तों, एक्सप्लेन द टर्म कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट विद रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अब यहाँ पे पूछ रहा है सबसे पहले तो आप क्या करो, एक्सप्लेन करो। तो आप सेक्शन 31 डाल दो, एक्सप्लेन हो गया। दूसरा बोलते हैं कि एग्जांपल दे दो ए एंड बी मैरिज वाला दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी को पैसे देगा, बी अगर सी से मैरिज करेगा, एक एग्जांपल देना है, आपने दे देना है। ऑल्सो डिस्कस द रूल्स। ना इस बार क्या पूछ लिया इसने, रूल्स पूछ लिया। रूल्स पूछ लिया मतलब यहाँ पे क्या पूछ रहा है दोस्तों, 32, 33, 34, 35, 36 एग्जाम में क्वेश्चन आया, देख लो जुलाई 2021 में 7 मार्क्स के लिए। और अगर आप ये कल और परसों का जो सेशन अगर आप मेरा देख लेते हो दोस्तों, ये 7 and 7 14 मार्क्स आपके कवर हो चुके हैं यहाँ पे। या सुनो, आधे घंटे में, तो वो 1 घंटा आपके लिए सोचो कितना इंपॉर्टेंट। अगर एक घंटे में आपके 14 मार्क्स की चीजें कवर हो रही है, मेरे हिसाब से वो आधे घंटे डिवोट करना उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, आई थिंक इट इज वर्थ, राइट। यस, तो ठीक है, इसने देखो वही चीज फिर से एक्सप्लेन कर दी। इसके बाद वो एग्जांपल दे दिया, इसने हाउस बर्निंग वाला दिया है, ठीक है, मैंने मैरिज वाला दिया। और मैरिज वाला एग्जांपल याद रहेगा क्योंकि सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल एग्जांपल, उसमें बहुत ज्यादा माथा फोड़ी नहीं है दोस्तों, राइट। यस, फिर इसके बाद देख लो, मैंने बोला 32, 34, 33, 34, 35, 36, ये देखो एज इट इज यहाँ पे दिया हुआ, एज इट इज दिया हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं है। और अगेन उसने वही बात कर दी, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये रूल्स किसकी बात कर रहा है, when contingent contract can be enforced, when contingent contract can be enforced, यही बात कर रहे हैं। The rules relating to enforcement of a contingent contract are laid down in sections 32, 33, 34, 35 and 36। क्लियर है या नहीं क्लियर? यस, 36 के केस में नहीं होगा क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बोलो जरा फटाफट से, वाइड ऐप इनिशियो वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा। बताया था सिर्फ 32, 33, 34, 35 याद रख लो। तो अब मैं यहाँ पे सिंपल सा बोल रहा हूँ, 32, 33, 34, 35। 32 बोलता है कि ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि चीजें हैपनिंग चाहिए मुझे, हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट, नो स्पेसिफाइड पीरियड। स्पेसिफाइड पीरियड यहां पे नहीं दिया गया, अनसर्टेन इवेंट है। तो अगर ये हैपनिंग है, मैं यहां पे दो चीजें बोल रहा हूं, अगर ये हैपनिंग हो गया राइट तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर नॉन हैपनिंग हुआ तो ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट है। वाइड एग्रीमेंट नहीं बोल रहा हूं, वाइड कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा हूं। 32 आप देख लो, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है ये अनसर्टेन इवेंट के हैपनिंग के ऊपर बना हुआ है, happening of future contingent event, the contract cannot be enforced until and unless that event happens। तो अगर ये इवेंट एक्चुअल में हैपेंड होएगा तभी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बट अगर नॉट हैपेंड हुआ तो वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वाइड एग्रीमेंट नहीं, मैंने बोला वाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और यही चीज अगर 34 में है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट, बट यहां पे एक चीज और दे दिया है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज विद इन स्पेसिफाइड टाइम। स्पेसिफाइड टाइम राइट। तो अगर विद इन स्पेसिफाइड से सपोज मान लो 6 मंथ्स का दे दिया, तो अगर वो चीज हैपेंड हो गई, वो अनसर्टेन इवेंट हो गया विद इन 6 मंथ्स तक तो वैलिड है। तो सेम हैपनिंग के केस में वैलिड हो जाएगा, और नॉट हैपनिंग विद इन 6 मंथ्स, उस 6 महीने में अगर हैपेंड नहीं हुआ तो वैलिड होगा। आई बात समझ में, यानी वाइड हो जाएगा। यस, ये देख लीजिए ये वाला सी वाला, a contract would cease to be enforceable if it is contingent upon the conduct of a living person when that living person does something to make the event or conduct as impossible of
हैपनिंग, नहीं 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 नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला कंटिजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड, ये वाला पॉइंट है, 35 वाला पॉइंट है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सेक्शन 35 सेज दैट कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपेंस विद इन फिक्स्ड टाइम्स बिकम्स वाइड। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बिकम्स वाइड इफ एट द एक्सपायरेशन ऑफ टाइम फिक्स सच इवेंट हैज नॉट हैपेंड। बराबर है, यस। कब वाइड हो रहा है, जब उस पर्टिकुलर टाइम पे वो इवेंट नहीं हुआ, क्योंकि बात यहाँ पे कंडीशन किसकी आएगी, हैपनिंग की, और विद इन फिक्स टाइम। तो अगर उस विद इन फिक्स टाइम में वो इवेंट जो भी अनसर्टेन इवेंट है वो नहीं हुआ तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस। यही बात मैंने की थी, पिक्चर क्लियर है। अच्छा, अब अगर बोलता है इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग, आपने कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है किस, डिपेंडेंट अपॉन द अनसर्टेन इवेंट विच इज नॉट हैपेंड, विच शुड नॉट बी हैपेंड, राइट। तो अगर हैपेंड नहीं हुआ, हैपेंड नहीं हुआ, वो ऑकर्ड नहीं हुआ, एग्जिस्ट नहीं किया, एग्जिस्ट नहीं हुआ, तो फिर क्या होएगा, उस केस में वैलिड रहेगा। बट अगर एग्जिस्ट कर गया, ऑकर हो गया, हैपनिंग हो गया, तो वाइड हो जाएगा। तो वेयर कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज मेड कंटिजेंट ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, इवेंट के ना होने के लिए आपने कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो अगर वो इवेंट एक्चुअल में हो गया, क्लियर है या नहीं क्लियर है, हो गया, तो क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। इट कैन बी इन्फोर्स, तो ये बोल रहा है इन्फोर्स तभी होगा जब वो कभी भी ना हो, वो इम्पॉसिबल हो जाए। पर अगर वो हो गया तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वाइड हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर इम्पॉसिबल इस केस में हो रहा है, नॉट हैपनिंग वाले केस में इम्पॉसिबिलिटी आ रही है, तो इन्फोर्सेबल है। और अगर यहां पे इम्पॉसिबिलिटी आ गई है तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, अनएनफोर्सेबल हो जाएगा, मतलब वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और यहां पे इन्फोर्सेबल रहेगा, मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। 3 सिचुएशन कवर हो गई, यस और नो, यस। तो 32 ये हो गया। 33 क्या बोल रहे हैं, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। तो अगर नॉन हैपनिंग है, नॉन हैपनिंग के लिए कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाया और वो अनसर्टेन इवेंट एक्चुअल में नॉन हैपनिंग है तो फिर वैलिड है। बट अगर वो हैपनिंग हो गया तो क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर। तो जिस चीज के लिए आपने कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, अगर हैपनिंग वाला बनाया है तो हैपनिंग रहेगा तो वैलिड है, नॉन हैपनिंग हो गया तो वाइड हो गया। क्लियर। अच्छा, अगर कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नॉन हैपनिंग के लिए बनाया तो जब तक वो नॉन हैपनिंग है एज अ रिजल्ट एंड एज अ रिजल्ट इट बिकम्स व्हाट, इम्पॉसिबल, तो वो वैलिड रहेगा। बट अगर वो हैपनिंग में हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। सेक्शन 32 क्लियर, 33 क्लियर। 34 क्या बोल रहा है, सीसी है, हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट विद इन स्पेसिफाइड टाइम है। तो हैपनिंग वाला था, तो हैपनिंग वाला था और हैपनिंग ही हुआ विद इन 6 मंथ्स, तो क्या हो गया, वैलिड हो गया। बट अगर हैपनिंग वाला था और नॉन हैपनिंग हो गया और 6 मंथ्स एक्सपायर कर गया तो फिर वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वाइड हो जाएगा। 35 आ जाता है सीसी। क्या बोल रहे हैं यहां पे, नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट्स विद इन स्पेसिफाइड टाइम। तो इसमें क्या, ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपने किसके लिए बनाया कि ये अनसर्टेन इवेंट नहीं होना चाहिए सिर्फ 6 महीने तक, जो भी आपका स्पेसिफाइड। तो अगर वो 6 महीने तक नहीं हुआ तो वैलिड है, पर अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर हो गया तो क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। 6 महीना बीत गया उसके बाद हुआ तो भी वैलिड रहेगा। आई होप आई एम क्लियर, क्योंकि हमारी कंडीशन यहाँ पर सिर्फ स्पेसिफाइड टाइम तक की थी। आई होप आई एम क्लियर, यस। तो 32, 33, 34, 35 क्लियर हो गया। 36 बोल दिया इसने, ये 35 हो गया। 36 बोल दिया कि अगर आप कोई भी कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल इवेंट के लिए बनाते हो, इवेंट इम्पॉसिबल है, एक्ट नहीं। इवेंट क्या हो गया दोस्तों, जो आप नहीं कर रहे, जो अपने आप हो रहा है उसको इवेंट बोलते हैं। और इम्पॉसिबल एक्ट किसको बोलते हैं, जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट अपने से करती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, तो सन को उगाने के लिए कोई पार्टीज नहीं, वो अपने आप हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इवेंट, राइट, यस। बट एक्ट क्या हो गया, मैंने बोला कि जाके जो है आसमान से तारे तोड़ के ले आओ ना, तारे तोड़ के ले आओ, ये मैं तुमको बोल रहा हूँ, तो ये मैं एक्ट बोल रहा हूँ विच इज प्रिटेंडिंग टू बी इम्पॉसिबल, राइट, एक्चुअली इम्पॉसिबल है, राइट। तो अगर मैंने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो इज कॉल्ड एज व्हाट, इम्पॉसिबल एक्ट। वो भी वाइड एग्रीमेंट होगा बट अंडर सेक्शन 56। और अगर इम्पॉसिबल इवेंट की बात है तो वो वाइड एग्रीमेंट है, ये भी वाइड एग्रीमेंट है,
बट अंडर सेक्शन 36। तो एक 36 इम्पॉसिबल इवेंट की बात करेगा एंड सेक्शन 56 जो है वो वाइड एक्ट की इम्पॉसिबल एक्ट की बात करेगा सेक्शन 56, और दोनों ही केस में वाइड एग्रीमेंट होगा। आई होप आई एम क्लियर। सो इतना ही आपको लिखना है दोस्तों, बाकी का कुछ नहीं लिखना है। सेक्शन नंबर 31 एंड सेक्शन नंबर 32 से लेकर 36 तक सिंपल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आया, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगेन अब इसको बताने की जरूरत नहीं है, रिपीट क्वेश्चन है, सेम में 2018 आरटीपी में दिया है, मैं 2018 आरटीपी में दिया है, और ये आया कब है दोस्तों, जुलाई 2021 7 मार्क्स में आया। यस और नो, तो जो आरटीपी पे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ले दे के आगे पीछे आ ही रहे, तो आरटीपी के क्वेश्चंस पढ़ना दोस्तों जरूरी है। और अगर अब आप नहीं भी पढ़ते हो, आपने मेरा लेक्चर देखा हुआ ये वाला सेशन, तो आप ये समझ के चलो आपने आरटीपी के सारे क्वेश्चन जो है वो मेरे थ्रू कवर अप किए हुए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं दोस्तों, वो भी आपने कवर किए हुए हैं सिंस 2017 टिल नाउ। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो ये सेम वही चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसने पूछा स्टेट द रूल्स रिलेटिंग टू सच कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको रूल्स लिख देना, दैट इज 32, 33, 34, 35, 36 अलॉन्ग विथ सेक्शन नंबर 31। बट इसने जो है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 7 मार्क्स के लिए पूछा था, ध्यान से समझिएगा। 7 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आरटीपी ने एक्सपेक्ट किया था कि भैया 7 मार्क्स का इसमें थोड़ा सा एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स भी डाल दो, तो उसने एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो है वो डाल दिया। और एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स इज नथिंग बट द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 31। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी नहीं है, बल्कि एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 31 है। देन रूल्स रिगार्डिंग वही 32, 33, 34, 35, 36। आई होप आई एम क्लियर। यस। नाउ अब यहाँ पे एक केस स्टडी आई है आरटीपी में, देखिए जरा। PQR, a hospital in Delhi, okay, recruits Dr. A on contract basis for a period of 3 months, ठीक है। The hospital management promises to pay Dr. A a lump sum amount of rupees 1 lakh, लगा दिया यहाँ पे if का मतलब समझ में आ गया, कंटिंजेंट, या अभी तो कंडीशनल बोल दो, if लग गया मतलब कंडीशनल है। अब ये मियरली एक कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, और वैगरिंग एग्रीमेंट भी हो सकता है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो वैगरिंग एग्रीमेंट अपने आप में अलग है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज प्रॉमिस टू पे मनी और मनीज वर्थ फॉर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट, एंड एज अ रिजल्ट देयर वुड बी अ रेसिप्रोकल promise from other party, and there is a situation of what gaining and losing of game, having what probability of 50-50%. बोलो yes or no? Yes, that is what called as wagering agreement, right? Yes, though I am speaking logically, not as it is which is being there in the section, doesn't matter, but if you are writing the statement or speaking the statement logically, right? Yes, so definitely I can say that whatever you are saying, that is absolutely correct. वहाँ पे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे दोस्तों, ठीक है। अभी तो ये कंडीशनल है, अब ये नहीं पता है मुझे ये वैगरिंग है, कंटिंजेंट है या इंश्योरेंस है। ओके, ए टेस्ट पॉजिटिव फॉर नोवेल कोरोना वायरस, ओ माय गॉड। उस समय दुनिया जूझ रही थी कोविड-19 से, राइट? तो आईसीआई भी अलग से मजे ले रही है, देखो। हाँ, उधर लोग कोविड से परेशान है, इधर कोविड पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ 3 months, तो डॉक्टर, ओके, इफ डॉक्टर ए टेस्ट पॉजिटिव फॉर नोवेल कोरोना वायरस ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ 3 months, चूंकि डेफिनेटली कोविड जो 19 था बहुत जानलेवा जो था वो वायरस था, राइट? तो बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो अवॉइड भी कर रहे थे कि भाई क्यों कॉन्टेक्ट में आना है, नेसेसरी आराम से जो है ना, क्या चल रहा था उस समय, यस लॉकडाउन चल रहा था, आराम से घर पे पड़े रहो। तो वहाँ पे चूंकि उनकी ज़रूरत थी उस समय, राइट, तो हॉस्पिटल ने उनको क्या दिया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया जो कि कंडीशनल था कि डॉक्टर ए अगर टेस्ट पॉजिटिव कोरोना वायरस पेशेंट को अगर वो चेक करते हैं, राइट, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ 3 months, 3 महीने तक, ठीक है, तो उन्हें 1 लाख रुपए दिया जाएगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड हाईलाइट द रूल ऑफ इन्फोर्समेंट। बहुत बढ़िया है, मैं आपसे चाहूंगा 2 मिनट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, आप डिसाइड करो ये जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट 31 वाला है ये कौन से रूल में अप्लाई हो रहा है, 32, 33,
34, 35 या 36। 36 तो आएगा नहीं क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट नहीं है, राइट? यस, तो वाइड एग्रीमेंट का तो चांसेस नहीं है। अब ये बोलते हैं साहब 32, 33, 34, 35, ये किस में आएगा? फटाफट से पढ़ के जवाब देना है आपको, आंसर नहीं देखना है, आंसर हम डिस्कस करेंगे। गो अहेड। 32, 33, 34, 35। 32 क्या बोलता है दोस्तों? चलो ऐसे समझ लो, 32 क्या बोलता है? हैपनिंग। 33 क्या बोलता है? नॉन हैपनिंग। 34 क्या बोलता है? हैपनिंग। और हैपनिंग के साथ क्या है? स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। और यहां पे है नॉन हैपनिंग प्लस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो सबसे पहली बात तो ये 3 मंथ्स दिया हुआ है। 3 मंथ्स दिया मतलब ये कहां पे कवर होगा? 34, 35। एनालिसिस करते जाना, मजा आ जाएगा, ठीक है? मजा आ जाएगा, मैं बोल रहा हूं, एनालिसिस करते जाना। तो ये 3 मंथ्स है। अब ये बोलता है सब अनसर्टेन इवेंट क्या है यहाँ पे? ये बोला कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा इफ डॉक्टर ए टेस्ट पॉजिटिव फॉर नोवेल कोरोना वायरस। क्या बोल रहे हैं वो? टेस्ट करेंगे नोवेल कोरोना वायरस को ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो यहां पे मेरे को एक बात बताओ, अनसर्टेन इवेंट क्या है? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, अनसर्टेन इवेंट क्या है? टेस्टिंग ऑफ नोवेल कोरोना वायरस। फटाफट से, टेस्टिंग ऑफ नोवेल कोरोना वायरस है ना, अनसर्टेन इवेंट है। पक्का मतलब ये अनसर्टेन इवेंट है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये टेस्ट भी करेगा या नहीं करेगा, राइट? यस और नो? अगर वो टेस्ट करेगा 3 महीने तक नॉन स्टॉप तो मैं 1 लाख दूंगा। अच्छा, टेस्ट करना या टेस्ट ना करना, ये PQR के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। हाँ, ये भी सब सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि टेस्ट जो करना है वो डॉक्टर को करना है, PQR हॉस्पिटल को नहीं करना है, तो उसके कंट्रोल में नहीं है। एब्सोल्युटली कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्टर है, बराबर है ना? हाँ या ना? हाँ सर बराबर है, ठीक है। तो ओके चलो, मान लो अगर डॉक्टर ने 3 महीने तक टेस्टिंग कर ली, समझते जाना सर सिचुएशन बोल रहा हूँ, 3 महीने तक पूरी टेस्टिंग की सारे पॉजिटिव कोरोना वायरस को। 3 महीना बीत गया, अब उस रुक गया, अब बोला PQR लाओ 3 लाख रुपए। कितना? 1 लाख रुपए लाओ भाई, देना पड़ेगा उसको, और अगर नहीं देगा तो इन्फोर्समेंट। ये कहां पे कवर होगा? ये कहां पे कवर होगा? हैपनिंग, STP। बोलो हाँ या ना? टेस्टिंग ना? हाँ। पर अगर उसने टेस्टिंग नहीं की या करके छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? वाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो जाएगा? वाइड कॉन्ट्रैक्ट। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रोवाइड्स दैट। अच्छा, इसको 35 को भी देख लो, क्या बोल रहे हैं? ये नॉन हैपनिंग वाला बोल रहा है। अगर आपने नहीं किया टेस्ट, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। ये बोल रहे हैं मैं 1 लाख तब दूंगा जब आप टेस्ट नहीं करोगे। टेस्ट आप 3 महीने तक नहीं करोगे, अगर कर दिया टेस्टिंग तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा। ये 34 और 35 का गैप है। 35 says that okay, a contract to do not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen, ठीक है, is a contingent contract। इसने डिफाइन कर दिया। ओके, अब 35 क्या बोल रहा है इसके हिसाब से? 35 says that contingent contract to do or not to do anything if a specified uncertain event happens within a fixed time becomes void if at the expiration of time fixed such event has not happened, or if before the time fixed such event becomes impossible। क्या बोल रहा है ये? 35 says that contingent contract to do or not to do anything if a specified uncertain event happens within a fixed time becomes void if at the expiration of the time fixed such event has not happened, or if before the time fixed such event becomes impossible। ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे?
इसमें कुछ इसने गड़बड़ किया है क्या? 35 या 34 आना चाहिए। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ। Section 35 says that contingent contract to do or not to do anything if a specified uncertain event happens within a fixed time becomes void if at the expiration of time fixed such event, हाँ ये क्या बोल रहा है यहाँ पे? at the expiration of the time fixed, right? yes, ये बोल रहा है if a specified uncertain event happens, मतलब ये 34 वाली बात कर रहा है, यहाँ पे 35 इसने गलत से लिखा है, ठीक है? yes, within a fixed time becomes void if at the expiration of the time fixed such event has not happened. तो happening वाला था, बट अगर expiration के बाद ये बोल रहा है कि within that particular time happening होना चाहिए, टेस्टिंग होना चाहिए, क्लियर नॉट क्लियर? यस, बट अगर एक्सपायरेशन हो गया, टाइम वो एक्सपायर हो गया, क्लियर, और नॉट हैपनिंग नहीं हुआ, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड हो जाएगा। ये लिखा है सच इवेंट हैज नॉट हैपेंड और इफ बिफोर द टाइम फिक्स सच इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, तो उस केस में वाइड हो जाएगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो ये सिंपल से बोला कि 3 महीने में आपने टेस्टिंग करनी है। अगर 3 महीने नहीं बीते और आपने टेस्टिंग नहीं की या टेस्टिंग करना इम्पॉसिबल हो गया, तो मेरा ये जो 1 लाख रुपए देने का था वो जो है वो वाइड हो जाएगा, अब आप डिमांड नहीं कर पाओगे। तो इन द इंस्टेंट केस द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स between PQR hospital Dr. A is contingent contract because the promisor PQR hospital need to perform his obligation of paying Dr. A the lump sum amount of rupees 1 lakh only if he contracts with COVID-19 within a span of 3 months। जो सिर्फ टेस्टिंग की 3 महीने की बात कर रहा है वो तभी पे करेगा, अदरवाइज 3 महीना एक्सपायर हो गया और उनने अगर टेस्टिंग नहीं की तो फिर जो डॉक्टर है वो पीक्यूआर को, हॉस्पिटल को जो है 1 लाख रुपए देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। आई होप आई एम क्लियर? यस। तो इन केस इफ डॉक्टर ए डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट COVID-19 देन द कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स वाइड ऑटोमेटिकली। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो है राइट ओके क्लियर, ठीक है? तो 34 ओके, तो सेक्शन नंबर 31, 32, 33, 34, 35, 36 ये कंप्लीट हो गया। यस। और इसी के साथ दोस्तों हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ये पूरा कवर अप हो चुका है। क्लियर है? ये वाला आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। सेक्शन नंबर 35 जो है 34 होना चाहिए, इट्स नॉट 35, राइट? यस। ये देखिए यहाँ पे 35 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? When contract becomes void which are contingent on happening, आ रहा है बात समझ में? यस। हैपनिंग पे वाइड कर रहा है, इसका मतलब वैलिड कब हो रहा है? नॉन हैपनिंग पे। वर्डिंग्स अलग है बट कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है कि 34 पे क्या रहेगा आपका? हैपनिंग रहेगा। When event on which contract is contingent to be deemed impossible if it is the future conduct of a living person। और 35 क्या बोल रहा है? When contract become void which are contingent on happening of a specified event within fixed time। क्लियर? यस। तो यहाँ पे हैपनिंग होने से जो है वो वाइड हो रहा है, तो कौन सा पिक्चर एकदम क्लियर है दोस्तों? दैट इज व्हाट कॉल्ड एज 32 जो है हैपनिंग के लिए है, 33 नॉन हैपनिंग के लिए है। ऐसे आप याद रख लीजिएगा, ये याद रहेगा, ठीक है? ये हैपनिंग है, आपका फाइनल आंसर क्लियर आएगा, सेम आएगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी, बट विद इन फिक्स्ड टाइम पीरियड। और यहाँ पे नॉन हैपनिंग रहेगा प्लस विद इन फिक्स्ड टाइम पीरियड। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। 31, 32, 33, 34 ये देख लीजिए। व्हेन इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट टू बी डीम्ड इम्पॉसिबल हो जाए। क्लियर आ गया या नहीं आ गया? और 35 क्या बोल रहा है? कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड कब हो जाएगा? जब वो हैपनिंग हो जाए। तो मतलब बेसिकली किसकी बात कर रहा है? वो नॉन हैपनिंग की बात कर रहा है। इस तरीके से याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमारा कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल करके दिया है, हैपनिंग, नॉन हैपनिंग, हैपनिंग प्लस विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, एंड 35 जो है वो दैट इज नॉन हैपनिंग प्लस विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। आई होप आई एम क्लियर? यस। तो इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन पे हम स्टार्ट करेंगे आपका परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हम थोड़ा सा बाद में कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों? तो इसी के साथ इजाजत दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।